हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस फोकस, जहां पर आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th के साइंस के सभी चैप्टर्स और टॉपिक्स बहुत आसान तरीके से समझाए जाते हैं। आप अच्छे से समझने के लिए इन सभी वीडियोस को पूरा जरूर देखें और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चंस की तैयारी भी आपको करवाई जाती है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम शुरू करते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, इससे पहले हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस। ठीक, देखो सॉल्यूशंस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी हम चीज समझते हैं। कोई भी सपोज आप एक सिंपल तरीके से इसको समझ लें, आपने जैसे क्या करा, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उस एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच चीनी डाल दी या एक चम्मच आपने नमक डाल दिया, सॉल्ट आपने ऐड कर दिया, तो अब ये जो बन गया नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी, ये एक सॉल्यूशन है। ये क्या है? जस्ट एक सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यानी कि अब ये तो हो गया एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में समझेंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं यहां पर, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दो के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है कौन सा? सॉल्वेंट। ठीक है, वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखें कि कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट कह देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जैसे जो सॉल्ट जो था कम अमाउंट में था ना वो, तो जो हमने सॉल्ट मिलाया उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। और जो पानी है वो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। या आप ऐसे याद रख लो, जो मिलाते हैं वो तो क्या होता है? सॉल्यूट, और जिसमें मिलाएंगे वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोल देंगे? इस तरह के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात देखो, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है ये? होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सॉल्यूशन भी कह देते हैं इसको। ठीक है, अब होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि दो जो कंपोनेंट है, मींस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने मिलाए हैं ना, वो अच्छे से मिक्स हो चुके होते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मिलाने के बाद आप उसमें देखकर ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये दो कंपोनेंट है या तीन कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, एक गिलास पानी में आपने चीनी मिला दी या नमक मिला दिया या कोई भी आप केमिकल आप उसके अंदर अगर मिला दे, ठीक है, HCl आपने अगर उसके अंदर मिला दिया, तो आप पता है देखकर ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ भाई आपने इसमें कुछ मिक्स किया हुआ है, कुछ मिलाया हुआ है। तो यानी कि इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या बोल देंगे? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि द सॉल्यूशन व्हिच हैव a uniform composition throughout the mixture is known as homogeneous mixture, and in this solution there is no separating boundary। इसमें क्या होता है? कोई भी एक सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती। आप देखकर बता ही नहीं सकते कि हाँ भाई इसमें कौन सा पार्ट कैसे मिला है। अब जैसे देखो, आप क्या कर दो, अगर पानी में रेत मिला दो, रेत आप मिला लो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्या रेत घुल पाएगी उसके अंदर? नहीं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। एक सेपरेटिंग बाउंड्री बन गई है उसमें बीच में, है ना, जिसमें हमें पता चल जाएगा ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है। या इसके अलावा आपने क्या कर दो, पानी में आप क्या कर देंगे? ऑयल मिला देंगे। पानी में क्या मिला दिया आपने? ऑयल। जब आप ये मिला देंगे, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं मिल पाएंगे, घुल नहीं पाएंगे वो। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? पानी भारी होता है वो क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा, ऑयल हल्का होता है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो एक सेपरेटिंग बाउंड्री बन गई। इस तरह का मिक्सचर को हम क्या बोलते थे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक, थोड़ा सा अभी हम सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, आपको ये समझ में आ गया। अच्छा देखो, आपने सॉल्यूशन के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने कुछ पढ़ी थी। दो चार हम प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस कर लेते हैं। क्या? सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और हम इनको क्या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिनका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनका जो साइज होगा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर से कम होता है, और इसलिए हम इनको क्या है नहीं देख सकते नेक्ड आई से। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात,
द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। हम इसको क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जब लाइट इसमें से पास की जाएगी तो लाइट का पाथ क्या होगा, इसमें विजिबल नहीं होगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। लाइट डज नॉट स्कैटर व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, आप पानी में चीनी मिलाकर ऐसे ही रख दो, आप 4 दिन बाद भी अगर देखेंगे क्या चीनी शुगर जो आपको नीचे बैठे हुए दिखाई देगी पार्टिकल्स उसके, नहीं, वो उसमें क्या होते जाएंगे, घूमते रहेंगे। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। जब अनडिस्टर्ब्ड हम छोड़ देंगे इसको तो पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के सेटल डाउन नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने सॉल्यूशन के बारे में ले ली है, ठीक है। अब इसके बाद इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जहां से हमारा असली चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आएगी, मैं भूल गया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होगा, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होंगे। जैसे एक में तो क्या होगा, सॉल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, वो भी गैस है। दूसरे में क्या होगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है, गैस। अगले में क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट है हमारा वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। 3 सॉल्यूशन बन गए ऐसे। ऐसे अगले वाले में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट लिक्विड हो जाएगा, फिर सॉल्वेंट उसमें कोई सेम होगा, और सबसे अगले वाले में क्या हो जाएगा, जो सॉलिड होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और बाकी क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। आपके सामने अभी एक इमेज आई होगी, ठीक है, और उस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं आपको कई सारे एग्जांपल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। किस किस के, गैस इन गैस के, है ना, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, फिर इसके अलावा हमारा आ जाएगा क्या, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, फिर इसके अलावा एक आ जाएगा हमारा कौन सा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जस्ट एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, आपको ये तो बात पता होगी, चलो मैं बता देता हूँ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि भाई हमने क्या करा, एक गिलास पानी लिया हमने, उस एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है, चीनी मिला दी हमने। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, हम सबको यही बताएंगे क्या भाई हमने 1 गिलास पानी लिया था उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई थी, या तो चलो चीनी में चल जाएगा। आगे हम केमिस्ट्री में आपको पता है हम केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स का अमाउंट हम कितना लेंगे, कैसे, कितना कितना अमाउंट वाटर में या कितना अमाउंट एसिड में हमने कितना केमिकल मिलाना है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है। समझ आ गई बात है वाली, ठीक है। अब उसी को एक्सप्रेस करने के क्या है, कई सारे हमारे पास तरीके होते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे साथ साथ। अभी मैं आपको यहाँ पर 4-5 मेथड्स हैं, वो मैं आपको सारे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से आप इनको समझ लें। फिर इसके बाद एक साथ ही हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, या जिनमें पॉसिबल हो पाया मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे उसमें न्यूमेरिकल्स में आपको साथ साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आएगा मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम ऐसे भी शो करते हैं। अब ये होता क्या है, सीधा सा आपने इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो कोई भी है, ए है सपोज करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100। सीधा सा आपने फॉर्मूला लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जनरली क्या होता है, हम जो 100 ml सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी यही, है ना। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 120 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक, कैलकुलेट इट्स मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, अब देखो सीधा सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करना है आपको, शुगर हमारी क्या होगा यहाँ पर, सॉल्यूट हो गई, क्या हो गई है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास आप क्या रख देंगे यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई क्या रखना है, सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। याद रखेंगे वाटर जो है हमारा ऑलवेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो अलग से लिख सकते हो वैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 20 प्लस 120 यानी कितना हो जाएगा हमारा 140। ठीक, कुछ जगहों पर ये जो फॉर्मूला है ऐसे भी लिखा हुआ होगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो आप कैसे भी करके याद रख सकते हो। तो 20 प्लस 120 क्या हो जाएगा 140, इनटू में हम 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी कुछ इसका आंसर आएगा डिवाइड करके वो आप लिख देंगे परसेंटेज में। ठीक है, फ्रैक्शन में आप देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक, यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हमें लेना है वो होना चाहिए किसमें, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होगा, सपोज मैं यही लिख देता हूं इसका एग्जांपल, 50 ग्राम ऑफ solute is dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे, ये जो हम निकालते हैं ना कंसंट्रेशन जो आपसे पूछी जाती है, जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ये हम निकालते हैं सॉल्यूट का। जैसे देखो यहाँ हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऊपर इसका लिखा है ना, मतलब हम परसेंटेज इसी की निकाल रहे हैं। ठीक है, हम बोल देंगे इसको कि ये हमारा मास परसेंटेज है किसका, ए का। ऐसे ये हमारा क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है किसका, ए का। ठीक, बी का निकालना हो तो ऊपर हम बी रख देंगे, यहाँ पर मास ऑफ बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम 50 अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना था 100, इनटू में क्या कर देंगे 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 50%। ठीक है, तो हमने देखो ऐसे ही मास बाय मास परसेंटेज पढ़ लिया, फिर हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया। इसी तरह से एक और होता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप लोग खुद समझ लेंगे। ठीक है, क्या होगा मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारा आएगा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम बोलते हैं पीपीएम। ठीक, देखो होता क्या है, कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, उसको हमने क्या किया हुआ है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान रखना है, ये पार्ट्स पर मिलियन तब यूज करते हैं जब जो सॉल्यूट है बहुत कम क्वांटिटी में, मिलीग्राम या इससे भी कम क्वांटिटी में हम यूज करते हैं, तब उसमें उसकी कंसंट्रेशन हम इनसे नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे उसकी, हम पार्ट्स पर मिलियन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें सॉल्यूट हमारा ए है, ठीक है ना, तो उसका हमने अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाना है, तो हम पीपीएम भी बहुत इजीली इसको देख सकते हैं। अब देखो जैसे मेडिसिन होती है,
ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, आप देखोगे दवाइयों के पत्तों के पीछे लिखा होता है ना, बहुत माइक्रोग्राम मिलीग्राम में लिखा रहता है, ठीक है। तो वो जो कंसंट्रेशन होता है, कितना इसमें मिलाना है, क्या मिलाना है, वो सारे हम इससे निकालते हैं। नॉर्मल इनसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनसे वो नहीं निकल पाता, ठीक। नेक्स्ट हमारा आएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, कौन सा, मोलैरिटी, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सीधी सी इसकी एक डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कितने मोल्स डिसॉल्व हो रखे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, इसकी मोलैरिटी। अब देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि यहां पर हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है ये, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हम सब जानते ही हैं, पता ही होगा ना सभी को, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। दिखाई देगा होगा सबको। तो ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह, या पहले इसको फॉर्मूले को एक ऐसे भी लिख लो आप, n अपॉन में v, ठीक है, या आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इनटू क्या कर देंगे हम, वॉल्यूम। याद रखना आपको कि वॉल्यूम इसमें किस में लेना है, हमेशा लीटर में लेना है। इसमें ले रखा है लीटर में, तब ये फॉर्मूला आपने लगाना है। लेकिन अगर आपको ये मिलीलीटर में दिया हुआ हो, किसमें दिया हुआ, अगर आपको मिलीलीटर में, तो आप क्या कर देंगे, सपोज आपको जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे आप, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, फाइनली ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब कई बच्चे इसमें पता है बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सा एक तरीका आप याद रखें, जब भी वॉल्यूम लीटर में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, और जब भी मिलीलीटर में हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। या आप ऐसे ही याद रख लो कि आपने ऑलवेज मिलीलीटर वाले फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगर लीटर में दिया हुआ भी होगा तो आप उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा एक इसमें और बात ध्यान रखनी है आपने, अभी हम न्यूमेरिकल तो करेंगे इसके। इसमें पूछा जाता है कि मोलैरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, बाकियों में किसी में नहीं होता, मोलैरिटी पर होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो समझ लो, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। तो अब याद रखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको ये वाली बात पता होगी कि लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। लिक्विड क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड, मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो याद रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको ये। अभी मोलैरिटी हमने पढ़ ली, एक टॉपिक हम और देखेंगे, कौन सा, मोलैरिटी, फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा एक आएगा मोलैरिटी, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी समझते हैं क्या होता है, स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करेंगे। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर दो बातें समझना, पहली बात यहां पर है किलोग्राम में, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। अब तक हमने जितने भी पढ़े सब में क्या आता था, नीचे सॉल्यूशन आता था, क्या आता था, सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। ये इसकी एक विशेष बात है जो आपने ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा ये, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आप उसको W से डिनोट कर लो, ठीक है, किलोग्राम में सॉल्वेंट का मास हो जाएगा ये। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक। अब यहां पर भी वही बात, आपको किलोग्राम में लेना है सॉल्वेंट का मास। अगर किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है आपको, ग्राम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, अगर आपको ग्राम में, सपोज ये दिया हुआ है, इसमें ये ग्राम में दिया हुआ है आपको, तो आप क्या कर देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके, जो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी का हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसमें आप याद रखेंगे, मोलैलिटी में हमने जो पढ़ा था कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैलिटी डिक्रीज हो जाती है। मोलैलिटी में हम क्या देखेंगे, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का मास है नीचे, और मास पर टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट मोलैलिटी, टेम्परेचर क्या है, इसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक हमारा आएगा, मैं इसी में आपको खत्म करा देता हूं सारा ये पार्ट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, मोल फ्रैक्शन। देखो, एक होता है मोल फ्रैक्शन और एक होता है मास फ्रैक्शन। एक मोल फ्रैक्शन और एक मास फ्रैक्शन, ठीक है। मास फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, और उसके मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल भी आपके बुक में नहीं है, आसान है। मोल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो मास फ्रैक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का मतलब, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करो, मान लो कोई भी एक बीकर है, बीकर में आपने क्या किया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है। आप जानते हैं सॉल्यूशन है तो उसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक आपने लिया हुआ है ए और एक आपने लिया हुआ है क्या, बी। अब ए और बी, तो ए के देखो कुछ ना कुछ क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मान लो 10 मोल्स हैं। बी के भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, मान लो इसके 20 हैं। अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन के कुछ ना कुछ मोल्स आ गए, दोनों को ऐड करके आएंगे वो। तो मोल फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि पूरे सॉल्यूशन में इंडिविजुअली ए के और बी के कितने कितने मोल्स आए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसी को, मोल फ्रैक्शन। समझ आई बात है वाली, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर एक का कितना कितना पार्ट इस सॉल्यूशन में आया हुआ है, उसी को हम क्या बोल देंगे, मोल फ्रैक्शन कह देंगे, ठीक। देखो, दो अगर चीजें इसमें मिली हुई हैं तो इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अच्छा इसको शो कैसे करेंगे, इस सिंबल से। ये एक सिंबल होता है जिसको हम पढ़ते हैं काई या चाई, ठीक। आप एक्स बना दो तो भी चल जाएगा वो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ए और बी थे ना, ए के मोल और बी के मोल, यानी कि ये आ जाएगा। अच्छा, अगर 3 होते तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एन ए, एन बी और एन सी। जनरली हम 2 ही लेते हैं, ठीक। इसी तरह से आ जाएगा हमारा, अब बी का भी निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको हम क्या बोल देंगे, काई बी कह देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस का एन बी। तो ये फॉर्मूला आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, आप अगर दोनों को ऐड करते हो, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। 1 और 2 को अगर, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे खत्म हो गए हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करो, एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, उनके दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन अगर पता है और दूसरे का निकालना है तो क्या कर देंगे आप, 1 में से
माइनस कर देंगे। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक, यहां पर एक बात आप ध्यान रखें इस बात का, जैसे मोल फ्रैक्शन आपको मैंने बता दिया, मैं आपको बता रहा था मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन भी सेम होता है, जैसे मास फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिख दोगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। सेम है, कुछ नहीं है यहाँ पर, बस आपको क्या करने हैं, इसमें मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसमें, मोल्स। ठीक, अब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। नॉर्मेलिटी होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमें पता है क्या करना है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने हैं। क्या करना है हमको, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने हैं। पहले तो हम क्या करते थे, मास ले लिया करते थे सॉल्यूट का, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मेलिटी में ऐसा नहीं होगा। अब तो पहले इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऊपर आपने लिख रहा है ग्राम इक्विवेलेंट्स और डिवाइडेड में क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे आप सॉल्यूट का मास। क्या रखेंगे, सॉल्यूट का मास जो हमें गिवन होगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर का रखना सॉल्यूशन का गिवन मास और डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो देखो सुनो, इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का जो होगा वो अलग तरीके से निकलेगा, एसिड का अगर होगा वो अलग तरीके से निकलेगा, और बेस का होगा वो अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। जैसे सपोज करो आपको एलिमेंट दिया हुआ है एल्यूमिनियम, है ना, उसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो एटॉमिक मास कितना है, 27, और वैलेंसी होती है कितनी इसकी, 3, तो आ जाएगा कितना, 9। सोडियम का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय वैलेंसी क्या होती है इसकी, 1, तो 23/1 आ जाएगा, यानी 23 आ जाएगा। अब अगर इक्विवेलेंट वेट आपको किसी एसिड का निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर आपने उसका मॉलिक्यूलर मास रखना है एसिड का, और डिवाइड कर देंगे उसको उसकी किससे, बेसिसिटी से। ध्यान रखना है इसको, हम बात कर रहे हैं एसिड की, और एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है, मतलब ये उल्टा होता है। ठीक है ना, मतलब एसिड में बेस टर्म यूज हम कर रहे हैं। होता क्या है बेसिसिटी का मतलब, बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एसिड है, कोई भी जो एसिड है, जैसे सपोज करो HCl है, वो कितने H पॉजिटिव आयंस निकाल पा रहा है या डिस्प्लेस कर पा रहा है। डेफिनेशन अगर हम देखें, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। यहाँ पर देखो जैसे HCl है, एक H पॉजिटिव आयन निकाल पा रहा है, मींस इसकी जो बेसिसिटी है कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेसिसिटी में HCl के लिए निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 के अगर आप निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कितने H पॉजिटिव आयंस निकलती हैं इसमें से, हम जानते हैं 2 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और ऊपर उसका मास। इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, एसिडिटी किसकी, बेस की। अगर आपको इक्विवेलेंट बेस निकालना, इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो बेस का, तो हम क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। ठीक है भाई, तो एसिडिटी हम कैसे निकालेंगे कि OH नेगेटिव आयंस कितने रिलीज हो पाते हैं। जैसे देखो NaOH है, तो NaOH में कितने OH नेगेटिव आयन निकल पाएंगे, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने हो जाएंगे, 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, इसकी एसिडिटी निकाल देंगे। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, है ना। तो बस इसका अगर आपको निकालना हो तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास रख देंगे इसका, और डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, इसकी एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कितने OH नेगेटिव आयन निकले, यानी कि 3 डिवाइड कर देंगे, वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा उसका। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को अभी इसके करवा रहा हूँ, जो जिससे आपको पता चल जाएगा इनके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसकी और जो एग्जांपल्स है आप NCERT में से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं आपको और न्यूमेरिकल्स करवा दूं। ठीक, चलिए देखो पहला क्वेश्चन है, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। ठीक,
तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूं, उसके बाद के क्वेश्चंस में मैं थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा। ये दिया हुआ आपको 0.5 ग्राम, और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो दिया हुआ है कितना, 250 ml, ठीक। मोलैरिटी आपको निकालनी है। आपको एक बात पता है कि इसका जो मोलर मास जो होता है NaOH का, वो निकालना आता होगा सबको, जिसको नहीं आता देख लेंगे। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, एक है तो एक से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का भी एक होता है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 40 आता है 40U। तो देखो मोलैरिटी का आप डायरेक्ट इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे जो भी पढ़ा था हमने, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मिलीलीटर में दिया हो तो ऊपर क्या हो जाता है 1000, ठीक है। तो देखो गिवन मास m से डिनोट कर लो, स्मॉल m से या w से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन मास आपको दिया हुआ है 0.4, मोलर मास आपने निकाल लिया कितना 40, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना देखो 250, और 1000 ऊपर हम लगा देंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.04 मोलर। क्या बोल देंगे इसको, 0.04 मोलर कह देंगे, या एक और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मिलीलीटर भी कह देंगे, ठीक। तो ये इसकी मोलैरिटी आ गई, आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको क्या करना है, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड है, उसको 75 ग्राम बेंजीन में मिला रखा है। तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें हमें समझ में आ गया भाई सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट हमारा है क्या, इथेनॉइक एसिड है ना। इथेनॉइक एसिड का आपको मास दिया हुआ है कितना 2.5 ग्राम, ठीक। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है CH3COOH। तो इसका अगर हम मोलर मास निकालोगे, कार्बन का देखो कितना हो जाएगा, ये 12 12 24, और ये हो जाएगा हमारा 4 16 16, क्या हो जाएगा ये 32 32, और 4 कितना होता है हमारा 36 36, और 4 कितना हो जाएगा हमारा 40, और ये आ जाएगा कितना 60। इस तरीके से आपने निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा, इथेनॉइक एसिड जो दिया हुआ था 60 आ जाएगा, ठीक। उसको कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में मिला रखा है, तो बेंजीन में मिला हुआ है, मतलब बेंजीन क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो आपको भाई सॉल्वेंट का इसमें मास दे दिया कितना 75 ग्राम। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो मोलैरिटी का। देखो मोलैरिटी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ये आ गया कितना 60। फिर बेंजीन का मतलब सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम में है, तो 1000 से कर देंगे डिवाइड, वो ऊपर आ जाएगा, बस पॉइंट कटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इससे ये कट गया 25 या 75, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये आ जाएगा हमारा कितना 10/18। पॉइंट में आप निकाल लेंगे जो भी कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 100 बन गया नहीं है, तो कितना होता है 18 चौक 72, और 18 पंजे कितना होता है 90, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.5 आ जाएगा ये, ठीक। इसके आगे एक आधा डिजिट और हो तो वो भी निकाल देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट इसे मिटो दूं मैं पहले, या चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, मोल फ्रैक्शन आपको बताना है बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं C6H6, इसका मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है, जिसमें क्या है 30% CCl4 है। आप देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन किसका है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और बेंजीन, दो चीजों का सॉल्यूशन है वो CCl4 और बेंजीन का, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि जो CCl4 है वो तो 30% है, CCl4 कितना है उसमें 30% है। अब एक बार बताओ, हम सॉल्यूशन को कितना मान के चलते हैं हमेशा, जब परसेंटेज दी हुई होती है हम 100% मान के चलते हैं ना। तो इसमें आपको दिया हुआ भाई जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो 30% है, हम ऐसे लिख देंगे कि CCl4 कितना है 30% है। तो जो बेंजीन है वो कितना हो जाएगा बताओ, 70% हो जाएगा,
कितना हो जाएगा बेंजीन हमारा 70% हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें ये निकालना है कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है आपने। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन अगर हम बेंजीन का निकालेंगे तो आप एक बात जानते हो अच्छे से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चाहो तो इनको ये बार बार इतने बड़े बड़े फॉर्मूले ना लिखने हो तो चाहो तो आप क्या कर दो, इनको ए और बी मान सकते हो। ठीक है ना, बेंजीन को ए मान लेना और CCl4 को क्या मान लेना, बी मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बेंजीन के तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या लिखेंगे, गिवन मास और मोलर मास। अब गिवन मास कितना है वो हमें यही पता चलेगा। पूरे सॉल्यूशन का मास हम मान लेंगे 100 ग्राम, तो इनका मास हमें इतना पता चल जाएगा। समझ गए? ठीक, तो यहाँ पर देखो बेंजीन का जो मास है मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 70, मोलर मास सब बच्चे जानते होंगे 78 होता है ना। बेंजीन का मोलर मास निकाल लो अगर चाहो तो, वैसे ये याद रखना होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 × 6 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 78। ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे भी यही टर्म आ जाएगा, और ये कितना दिया हुआ CCl4 30, इसका मोलर मास एक बार निकाल लें। CCl4 का मोलर मास हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 35.5 इंटू में 4। ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 4 के 12 13 14, तो आ जाएगा हमारा कितना 142। ऐड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 5 254 आ गया ये, है ना। कैलकुलेशन एक बार देख लो, हाँ ठीक है 254। तो बस अब आपने क्या करना है, 70, एक मिनट हो गया, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी इसमें। हाँ 254 थोड़ी आएगा, 154 आएगा, 154 आएगा ये। चलो, तो बस इसके बाद आपने क्या करना है, आप पता है ऐसे यहीं पर ही डिवाइड कर दिया रफली पॉइंट में कुछ टर्म यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके फिर दोबारा डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन मैं करूंगा तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। ठीक, ये बेंजीन का निकल गया। अगर आपसे दूसरे का भी पूछा जाता तो आप क्या कर दोगे, उसको 1 में से माइनस कर देते, बेंजीन का पूछा नहीं गया वैसे तो आपसे, अगर कई बार दोनों का भी पूछा जाता है, हमें पता है ना कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी वाला, तो देखो इसे भी समझ लेंगे आप। नॉर्मेलिटी वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि नॉर्मेलिटी आपने बतानी है एक सॉल्यूशन की जिसमें 80 ग्राम NaOH है, यानी आपको ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 500 ml। ठीक, तो आपको नॉर्मेलिटी बतानी है इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या करते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। मैं अभी लिख देता हूं एक बार, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता था हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो वॉल्यूम तो ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको मैंने पहले बात बताई थी, हम क्या करते थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला हमारा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, नहीं हम करते थे वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करते थे, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हम एसिड बेस और उसका अलग अलग निकालते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो ये हमारा क्या है, बेस है, क्या है हमारा ये बेस NaOH जो होता है। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला आपको पता ही है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता था, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेस है, तो उसकी क्या लेते थे हम, एसिडिटी, है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर मास तो इसका क्या होता है 40, अब कितने OH नेगेटिव निकाल पाएगा ये 1, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट हमारा 40 हो जाएगा ये।
मतलब पता है नॉर्मेलिटी वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप एक तरह से ये समझ रहे हैं, हमें थोड़ा उल्टा चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हम रख देंगे कितना 40, और वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ ही है, जो गिवन मास है वो कितना दिया हुआ है आपको 80। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना 2, और ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर हम रख देंगे 2, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपको दिया हुआ है किसमें मिलीलीटर में 500, ऊपर क्या कर देंगे हम 1000 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स उसकी 4 हो जाएगी, ठीक। तो देखो आज की क्लास में हमने सॉल्यूशन के जो बेसिक टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने भी सारे तरीके हैं वो हमने कर लिए हैं, और उनसे रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स और भी होते हैं इसमें, सभी न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे नहीं करवाए जा सकते। उन सभी न्यूमेरिकल्स का जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आप उनको जल्दी से जल्दी अपने लेवल पर कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।